हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दूसरा सबक समाप्त किया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुअर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है एंड रिच का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। रिच लोग ही हमेशा रिच क्यों बनते हैं और मिडिल क्लास हमेशा संघर्ष क्यों करता है। आर बकमिस्टर फुलर ने जियोडेसिक डोम पेटेंट के लिए आवेदन देकर आर्किटेक्ट्स को हैरान कर दिया था, जिसमें उन्होंने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। दौलत इंसान के आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ से डिफरेंट है। नेटवर्थ में तो अक्सर ऐसी संपत्तियां भी आ जाती हैं जिनसे आमदनी नहीं होती। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। मध्यवर्गीय लोग दायित्व खरीदते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे संपत्तियां खरीद रहे हैं। आज से हम तीसरे सबक पे चलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुक पे आते हैं। इस बुक का जो तीसरा सबक है वो है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक से कहा गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी की एमबीए क्लास को संबोधित करें। मेरा एक मित्र एमबीए की उस क्लास में पढ़ता था। बहुत शक्तिशाली और प्रेरक उद्बोधन के बाद कक्षा समाप्त हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर लेने के लिए उनके प्रिय अड्डे पर चलेंगे। रे ने कृपापूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब समूह के हर व्यक्ति के हाथ में बियर आ गई तो रे ने पूछा, मैं किस कारोबार में हूँ? मेरे मित्र ने कहा। यह सुनकर हर कोई हंसने लगा। एमबीए के ज्यादातर विद्यार्थियों ने सोचा कि रे यह सवाल मजाक में पूछ रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं किस कारोबार में हूँ? विद्यार्थी एक बार फिर हंस दिए और आखिर एक बहादुर लड़के ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे मुस्कुराए। मुझे मालूम था तुम लोग यही कहोगे। वे ठहरे और फिर उन्होंने जल्दी से आगे जोड़ दिया, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर के कारोबार में नहीं हूँ। मेरा कारोबार तो रियल एस्टेट है। जैसा मेरे मित्र ने बताया, रे ने अपने दृष्टिकोण को काफी विस्तार से स्पष्ट किया। रे जानते थे कि बिजनेस प्लान में कारोबार का बुनियादी केंद्र हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने पर था, लेकिन उन्होंने हर फ्रेंचाइजी के स्थान पर से नजर नहीं हटाई। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की सफलता में जमीन और इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण घटक थे। बुनियादी तौर पर जो व्यक्ति रे क्रॉक की कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा था वह उसके नीचे की जमीन भी खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा भूमि है। मैकडॉनल्ड्स के पास अमेरिका और पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहे तथा नुक्कड़ हैं। मेरा मित्र इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक मानता है। आज वह कार धोने वाले गैराजों का मालिक है, लेकिन उसका कारोबार उन गैराजों के नीचे की जमीन है। पिछले अध्याय में दिए रेखा चित्रों के माध्यम से हमने बताया था कि ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी के लिए मेहनत करते हैं। वे सबसे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए मेहनत करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए मेहनत करते हैं और अंत में बैंक के लिए मेहनत करते हैं, जो उनकी मार्गेज का मालिक है। जब मैं छोटा था तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड्स नहीं था, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखाया जो रे क्रॉक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में बताया था। यह अमीरों का तीसरा रहस्य है। यह रहस्य है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों की तंगी का प्रायः सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र का मूल उद्देश्य अकादमिक योग्यताएं विकसित करके अच्छी नौकरियां दिलाना है। पूरा शिक्षा तंत्र बच्चों को इसी के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका जीवन उनके वेतन या जैसे पहले बताया जा चुका है उनके आय वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमेगा। कई छात्र इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, चित्रकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे पढ़ाई करेंगे। ये पेशेवर योग्यताएं उन्हें नौकरी पाने और पैसे के लिए काम करने की अतिरिक्त काबिलियत मुहैया कराती है। लेकिन आपके पैसे और आपके खुद के काम में एक बहुत बड़ा फर्क है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, आपका खुद का काम क्या है? और वे कहेंगे, ओह, मैं बैंकर हूँ। फिर मैं उसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं?
आमतौर पर उनका जवाब होता है नहीं, मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ। इस उदाहरण में उन्होंने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया था। उनका पेशा तो बैंकर का हो सकता है, लेकिन उनका खुद का काम कुछ भी नहीं है। स्कूल कॉलेज के साथ समस्या यह है कि आप अक्सर वह बन जाते हैं जिसका आप अध्ययन करते हैं। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं, अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन आपको मैकेनिक बना देता है। आप जो अध्ययन करते हैं वह बनने में गलती यह होती है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका काम आपकी आय नहीं, आपकी संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे पहले बताया जा चुका है। पहला नियम किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को जानना तथा संपत्तियां खरीदना है। अमीर लोग संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए हम अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की जरूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं थोड़ा और प्रशिक्षण लेने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ ताकि मुझे ज्यादा अच्छी नौकरी मिल सके, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए। कुछ मामलों में ये समझदारी भरे विचार हैं, लेकिन आप अब भी अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। ये विचार अब भी आय वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित तभी बनाएंगे जब इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाए। बहुसंख्यक गरीब और मध्यवर्गीय लोग आर्थिक क्षेत्र में रूढ़िवादी होते हैं, जिसका मतलब है मैं जोखिम लेने में समर्थ नहीं हूँ। इसका बुनियादी कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधारशिला नहीं है। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना है। जब छटनी आम बात हुई तो करोड़ों कर्मचारियों को यह पता लगा कि उनकी सबसे बड़ी तथाकथित संपत्ति यानी उनका मकान उन्हें जिंदा निगल रहा है। उनकी संपत्ति हर महीने उनके पैसे खा रही थी। उनकी कार यानी उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें कच्चा चबा रही थी। गैराज में रखे $1000 के गोल्फ क्लब्स अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा के बिना अब उनके पास दूसरा कोई सहारा ही नहीं बचा था। उन्होंने जिन्हें संपत्तियां माना था वे आर्थिक संकट के दौर में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। मैं मानता हूं कि हम में से ज्यादातर लोगों ने किसी मकान या कार को खरीदते समय कर्ज का आवेदन फॉर्म भरा होगा। नेटवर्थ वाले खंड पर नजर डालना हमेशा रोचक रहता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि बैंकिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्रों में किन चीजों को संपत्तियां माना जाता है। एक बार मैं लोन लेना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने संपत्ति वाले कॉलम की संख्या बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब्स, मेरी पेंटिंग्स, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी के सूट, कलाई घड़ी, जूते और दीगर चीजें भी शामिल कर ली। मेरे लोन के आवेदन को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा बहुत ज्यादा निवेश था। लोन मंजूर करने वाली समिति को यह पसंद नहीं आया कि मैं किराए से इतना ज्यादा पैसा कमाता था। वे जानना चाहते थे कि मेरे पास तनख्वाह वाली समान नौकरी क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब्स या पेंटिंग कलेक्शन पर कोई आपत्ति नहीं की। जब आप सामान्य सांचे में नहीं ढलते हैं तो जीवन कई बार मुश्किल होता है। मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूँ कि उसकी नेटवर्थ 10 लाख या $1 लाख है। नेटवर्थ सटीक पैमाना नहीं है, और इसका मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं उसी पल आपको मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है। आय कम होने पर बहुत सारे लोग गहरी आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं। पैसे जुटाने के लिए वे संपत्तियां बेचते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां आमतौर पर उनकी बैलेंस शीट में दर्ज राशि से बहुत कम में बिकती है। दूसरी ओर अगर संपत्तियां बेचने से मुनाफा हो जाए तो भी उस पर टैक्स लगता है, यानी एक बार फिर सरकार अपना हिस्सा ले लेती है और कर्ज से बाहर निकलने के लिए जुटाई जाने वाली राशि को कम कर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी की नेटवर्थ अक्सर उसके अनुमान से कम होती है। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां भी खरीदना शुरू करें। ऐसे दायित्व या निजी सामान ना खरीदें जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उनका मूल्य कम हो जाए। जिस पल आप किसी नई कार को शोरूम से चलाकर बाहर लाते हैं उसकी कीमत लगभग 25% कम हो जाती है, यानी यह सच्ची संपत्ति नहीं है। हालांकि आपका बैंकर इसे संपत्ति की सूची में लिखने देता है। मैंने अपने $400 के नए गोल्फ टाइटेनियम ड्राइवर से जिस पल खेलना शुरू किया उसी पल उसका मूल्य घटकर $150 हो गया। खर्च कम रखें, दायित्व कम करें और ठोस संपत्तियों की नींव डालने के लिए मेहनत करें।
जो युवा अब तक घर छोड़कर नहीं गए हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता उन्हें संपत्ति और दायित्व का फर्क सिखा दें। वे घर छोड़कर जाएं, शादी करें, मकान खरीदें, बच्चा पैदा करें और जोखिम भरी वित्तीय स्थिति में अटक जाएं। नौकरी से चिपके रहें और हर चीज उधार पर खरीदें। इससे पहले ही उनसे ठोस संपत्ति वाले कॉलम को बनवाना शुरू करें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो विवाह के बाद एक ऐसी जीवन शैली में उलझकर रह जाते हैं जिन्हें नौकरी के अधिकतर वर्षों में कर्ज से बाहर नहीं निकलने देगी। जब आखिरी बच्चा बड़ा होकर घर से चला जाता है, तब माता पिता को एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है। अब वे थोड़ा पैसा बचाने का अभियान छेड़ देते हैं, लेकिन तभी उनके खुद के माता पिता बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियां इकट्ठी करने की सलाह देता हूँ। मेरे संसार में असल संपत्तियां निम्न श्रेणी में आती हैं। ऐसे कारोबार जिनमें मेरे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहाँ काम करना पड़े तो यह कारोबार नहीं होगा, यह तो नौकरी बन जाएगी। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट, नोट्स, बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी, कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। बचपन में मेरे शिक्षित डैडी ने मुझे सुरक्षित नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने मुझे उन संपत्तियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनसे मैं प्रेम करता था। अगर तुम इससे प्रेम नहीं करते हो तो तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठी करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। मुझे उनकी खरीदारी करने से प्यार है और मैं उन्हें दिन भर निहार सकता हूँ। जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वे इतनी बुरी नहीं होती कि उनकी वजह से रियल एस्टेट के प्रति मेरा प्यार कम हो जाए। हाँ, जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें यह नहीं खरीदनी चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों, खासकर शुरुआती कंपनियों के शेयरों से भी प्रेम है। इसका कारण यह है कि मैं मैनेजर नहीं, उद्यमी हूँ। अपने शुरुआती वर्षों में मैंने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, यूएस मरीन कॉर्प और जिरोक्स कॉर्प जैसे बड़े संगठनों में काम किया था। उन संगठनों में गुजारा समय मजेदार था, जिसकी कई अच्छी यादें मेरे साथ हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि दिल की गहराई में मैं कंपनी वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनियां शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। इसलिए मैं आमतौर पर छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता हूँ। कई बार मैं खुद भी कंपनी खड़ी करके उसे सार्वजनिक करता हूँ। नए शेयर जारी करने से भारी दौलत मिलती है और मुझे इस खेल से प्रेम है। कई लोग स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे हैं भी। लेकिन यदि आप इस निवेश से प्रेम करते हैं, इसे समझते हैं और इसके खेल के नियम जानते हैं तो जोखिम कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के मामले में मेरी निवेश रणनीति यह रहती है कि 1 साल के भीतर उस शेयर से बाहर आ जाओ। दूसरी तरफ रियल एस्टेट के क्षेत्र में मेरी रणनीति यह है कि छोटी शुरुआत करो और उसे बेचकर ज्यादा बड़ी जायदाद खरीदो, ताकि मुनाफे पर टैक्स तुरंत ना चुकाना पड़े। इससे रियल एस्टेट संपत्ति का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं रियल एस्टेट को आमतौर पर 7 साल से कम समय तक रखता हूँ। जब मैं मरीन कॉर्प और जिरोक्स में था, तब बरसों तक मैंने वही किया जिसकी सलाह मेरे अमीर डैडी ने दी थी। मैं दिन में नौकरी करता था और उसके साथ ही अपने खुद के काम पर भी ध्यान केंद्रित करता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे शेयरों की खरीद फरोख्त करके अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बहुत सक्रिय था। मेरे अमीर डैडी हमेशा वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देते थे। वे कहते थे कि मैं अकाउंटिंग और कैश फ्लो मैनेजमेंट को जितनी अच्छी तरह समझने लगूंगा, निवेशों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी शुरू करने तथा उसे सफल बनाने में उतना ही बेहतर बन जाऊंगा। मैं किसी को भी नई कंपनी खड़ी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ, जब तक कि वो खुद ऐसा ना करना चाहें। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने में कितनी झंझट होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई उस झमेले में फंसे। कई ऐसे मौके होते हैं जब लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती और उस वक्त अपनी कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान नजर आता है। लेकिन यह हमेशा याद रखें कि आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां पहले 5 सालों में डूब जाती हैं। जो कंपनियां पहले 5 सालों में बचती हैं, उनमें भी 10 में से 9 अंततः डूब जाती हैं। इसलिए यदि आप में खुद की कंपनी का मालिक बनने की प्रबल और वास्तविक इच्छा है, तभी मैं ऐसा करने की सलाह दूंगा। वरना दिन की नौकरी करते रहें और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। जब मैं कहता हूं अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें, तो मेरा मतलब होता है कि अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाएं और बनाए रखें। एक बार जब इसमें कोई डॉलर जाए तो उसे कभी बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है
पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक कर सकता है। दिन की नौकरी करते रहें, बेहतरीन मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए तो आप विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर बड़े मकान, हीरे, फरकोट, आभूषण या नाव जैसी विलासिता की वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते तो हैं, लेकिन हकीकत में वे बस कर्ज के दलदल में ज्यादा गहरे डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग यानी लंबे समय से अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कॉलम से उत्पन्न होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता की सामान खरीदती है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अपने खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता के सामान खरीदते हैं। सच्ची विलासिता किसी असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। मिसाल के तौर पर जब हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से मेरी पत्नी किम और मेरे पास अतिरिक्त पैसा आने लगा तो उसने अपने लिए मर्सिडीज खरीद ली। उसने इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की, कोई जोखिम नहीं लिया, क्योंकि कार उसने नहीं, अपार्टमेंट हाउस ने खरीदी थी। बहरहाल उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और कार खरीदने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त कैश फ्लो उत्पन्न कर रहा था। लेकिन मर्सिडीज की विलासिता सच्चा पुरस्कार थी, क्योंकि इससे यह साबित हो गया था कि वह अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना जानती थी। वह कार उसके लिए सिर्फ एक सुंदर कार ही नहीं है, यह उससे ज्यादा मायने रखती है। इसका मतलब है कि उसने अपनी वित्तीय बुद्धि का उपयोग करके इसे खरीदा है। इसके बजाय अधिकतर लोग भावावेग में नई कार या विलासिता की कोई अन्य वस्तु कर्ज पर खरीद लेते हैं। हो सकता है कि वो बोर हो रहे हो और उन्हें एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की वस्तु खरीदने से अक्सर वह आदमी अंततः उस वस्तु से चिढ़ने लगता है, क्योंकि कर्ज एक आर्थिक बोझ बन जाता है। जब आप निवेश करने और अपना खुद का काम करने में समय लगा चुके हैं तो अब आप अमीरों के सबसे बड़े रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं, यानी वह रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। और इसी के साथ तीसरा सबक भी समाप्त होता है। आगे की पेज पर हम कल चलेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।